देखो बेटा, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 11th का। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चैप्टर नेम लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में दो पार्ट है। पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और दूसरा पार्ट है बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पहले पार्ट की हम बात करेंगे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या है, दूसरा पार्ट हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? तो आप हेडिंग डालो। देखो भाई, अभी तक क्या है, 118 एलिमेंट्स नोन है। कितने एलिमेंट्स नोन है बेटा? 118 एलिमेंट्स नोन है। अब इन 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स नेचुरली आकर करते हैं और बाकी बचे 26 एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है ना? 92 एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ये हमारे नेचुरली होते हैं और बाकी बचे 26 कैसे होते हैं बेटा? ये हमारे रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। नोट करो। अभी तक 118 एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है, जिनमें से 92 एलिमेंट्स हमारे नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और बाकी 26 होते हैं रेडियो एक्टिव नेचर के बेटा। अब देखो जरा, अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे कि भाई हमने एलिमेंट के बारे में ये बताया, इन्होंने एलिमेंट के बारे में वो बताया। मतलब जितने भी हमारे पुराने साइंटिस्ट थे, जितने भी बहुत सारे 18 के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। कुछ साइंटिस्ट जो हमारे सिलेबस में आते हैं, जिनका कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला उसमें हेडिंग डालो, अर्लियर कॉन्सेप्ट। हेडिंग पड़ेगी अर्लियर अर्लियर कॉन्सेप्ट। अर्लियर कॉन्सेप्ट अर्लियर कॉन्सेप्ट। तो इनमें से सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे लेवोजियर, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा, लेवोजियर कॉन्सेप्ट। देखो, लेवोजियर ने बोला कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट अरेंज किए गए हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटेलिक नेचर का और एक होता है नॉन मेटेलिक नेचर का। बस इन्होंने ये बोला। लेकिन जब इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उसके कई साल बाद मेटलॉइड की डिस्कवरी हो गई। तो भाई ये तो केवल बता पाए थे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, मेटलॉइड के बारे में नहीं बताया था। तो इनका कंसेप्ट क्या हो गया था? फेल हो गया था, क्योंकि इन्होंने मेटलॉइड के बारे में नहीं बताया था। लेकिन जब मेटलॉइड की डिस्कवरी हुई तो उसको भी पीरियोडिक टेबल में उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पर अरेंज किया गया। तो वहां से एलिमेंट तीन तरह के में डिवाइड हो गए थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू लेवोजियर, according to Lavoisier, elements are two types. Elements are two types. First one metal और second one non-metal. इन्होंने बताया
कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। लेकिन जब मेटलॉइड के बारे में जानकारी आई तब इनका कंसेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो जरा एक नोट करके लिख लेना, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, Lavoisier concept is failed. Lavoisier concept is failed. अब दूसरे साइंटिस्ट आए, वो थे डोबे राइनर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हेडिंग डालो, इसको डोबरनियर भी बोल सकते हैं, डोबे राइनर भी बोलते हैं, ठीक है। डोबरनियर ट्राइट्स रूल, डोबरनियर ट्राइट्स रूल। डोबरनियर ट्राइट्स रूल। देखो इन्होंने क्या किया, बुरी बात समझो, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को मिला के ट्राइट्स बनाए और बोला कि जो टर्मिनल वाले एलिमेंट हैं, भाई तीन एलिमेंट है, मान लिया एक्स वाई जेड, इन्होंने बोला कि तीन एलिमेंट हैं एक्स वाई और जेड, इन तीन के ग्रुप को बोला गया ट्राइट। इन तीन के ग्रुप्स को बोला ग्रुप्स ऑफ थ्री, इसको बोलते हैं ट्राइट। ठीक, इन्होंने बोला कि जो हमारा एक्स है और जेड है, ये टर्मिनल के एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक मास को ऐड करके दो से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आती है वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर आती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो रूल फॉलो करेगा। मतलब जो एक्स और जेड, जो एक्स और जेड का एवरेज है एक्स प्लस जेड बाई टू, अगर इसकी वैल्यू इसके एटॉमिक मास के बराबर आ जाती है मिड वाले के, तो हमसे कहेगा कि डोबेर ट्रैक फॉलो करेगा, और अगर नहीं आती है तो डोबेर का ट्रैक फॉलो नहीं करेगा। बात बेटा आगे समझ में या नहीं आई? लिखो जरा। yes. लिखो लिखो डोबरनियर, लिखो डोबेराइनर, डोबेराइनर arranged certain elements, arranged certain elements with similar properties, with जिन प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, मतलब एक्स और जेड की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, with similar properties, with similar properties in groups of three, in groups of three, in groups of three called triads, called triads, triads, called triads। अब लिखो जरा अगला पॉइंट, अगला नोट करके लिखो, लाइन से लिखो। लिखो इन ट्रायड, इन अ ट्रायड, अब ट्रायड में हुआ क्या, इन अ ट्रायड the elements x y z, the elements x y z were arranged in increasing order of atomic mass, increasing order of atomic mass, मतलब अगर एटॉमिक मास का ऑर्डर होगा तो बेटा एक्स वाई जेड ये ऑर्डर होगा, ठीक है ना, ऐसे रखेंगे। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास,
were increasing order of atomic mass and the atomic mass of middle element, ब्रैकेट में y लिख लेना, and the atomic mass of middle element, ब्रैकेट में y, was almost the average of, एवरेज मतलब सम करके 2 से डिवाइड करना, was the average of atomic mass of first and third element. नंबर दे दो 1 2 3. Was average of atomic mass of first and third element. तो x प्लस जेड अपॉन 2 की जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगी, y के एटॉमिक मास के इक्वल होगी. बेटा स्टेटमेंट पूरा समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी को डाउट तो नहीं है ना? बोलो माय डियर. नो सर. अब देखो एग्जांपल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. लिथियम का एटॉमिक मास होता है बेटा क्या कहते हैं 7 होता है. पोटेशियम का होता है 39. अब इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 23 आ गया. 23 आया और सोडियम का होता भी कितना है बेटा 23. इसका मतलब ये डोबर नियर का ट्रैक फॉलो करेगा. ठीक है, अगला देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम. बेरिलियम का बेटा 9 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और मैग्नीशियम का आप सबको पता है 24 होता है. बट हमें चेक करना है क्या इन दोनों का जो सम है उसका एवरेज क्या इसके बराबर आएगा. तो देख लेते हैं 40 प्लस 9/2 ये लगभग 24.5 आएगा, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है. मतलब ये भी डोबर नियर के ट्रैक्स को फॉलो करेगा. ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, ClBrI. क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का होता है 127 और ब्रोमीन का आपको सबको पता है बेटा 80 के आसपास होता है. तो जरा इन दोनों का सम करो, 35.5 प्लस 127/2 कितना आएगा, ये आएगा 81.2 के आसपास. मतलब ये भी फॉलो करेगा. ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट क्या है इक्वल है. ठीक है, अब देखो आगे, FClBr. आप सबको पता है फ्लोरीन का होता है बेटा 19, ब्रोमीन का होता है 80 और क्लोरीन का आपको पता है 35.5 होता है. बट हमें चेक करना है, तो 19 प्लस 80/2 करोगे तो बेटा ये आएगा 49.5. ये 49.5 आ रहा हो, ये 35.5, बहुत डिफरेंस है. इसका मतलब ये डोबर नियर के ट्रैक को फॉलो नहीं करेगा. यही होता है पूरा डोबर नियर ट्रैक रूल. किसी को डाउट है क्या? बोलो भाई, किसी स्टेप में कोई डाउट है, स्टेटमेंट में डाउट है, बताओ. अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. हाँ भाई, भावना, गौरव, गरिमा, खुशी, काजल, Yes, sir. कनिका, अरुण, अंकित आ गया बेटा अच्छे से. अब प्रॉपर वे से नोट करो. जी सर. नोट करो. जल्दी से सुनो.
सर डन। सर डन। ठीक है, अब आगे लिखो जरा। लिमिटेशंस ऑफ डोवेर्नियर ट्रायड। इनकी कुछ लिमिटेशन थी, उनके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ डोवेर्नियर ट्रायड। लिमिटेशंस ऑफ डोवेर्नियर ट्रायड। लिखो बेटा। लिखो, the traits given by Dovernier, the traits given by Dobereiner, the traits given by Dobereiner were helpful, were helpful, were helpful in grouping, in grouping, in grouping some element with, some element with similar features together, similar features together। मतलब ये केवल उन्हीं के लिए वैलिड है जिनकी प्रॉपर्टी या फीचर सेम है, अदर किसी के लिए हमारा ये वैलिड नहीं है। ठीक है ना। अब हेडिंग डालो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो जैसे इन्होंने क्या किया, देखो बेटा, इन्होंने जो हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर क्या आता है, सा आता है। नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट होगा, देखो यहां दोनों पे सा आ रहा है। मतलब इन्होंने बोला कि जो पहला हमारा एलिमेंट है, पहला ग्रुप का एलिमेंट है और जो 8वें का है, उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। उन्होंने किस बेसिस पर देखा, म्यूजिकल ऑर्डर के बेसिस पर, म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे देखा। लेकिन इनकी कहानी खत्म हो गई थी तभी जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, क्योंकि जो 8th ग्रुप है वहां पर नोबल गैस को रखा गया। नोबल गैस हमारी बेटा इनर्ट होती, किसी से रिएक्शन नहीं करती है, और हमारे बाकी वाले सभी जहां पर जो एलिमेंट होते हैं सबसे रिएक्शन करते हैं। यार ये इनर्ट है, ये नॉन इनर्ट है, तो प्रॉपर्टी तो सेम हुई नहीं, प्रॉपर्टी तो सीधे अलग हो गई। मतलब जब तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक इन्होंने बोला न्यूलैंड ने कि जो पहला और 8वां एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन की, वैसे इनका कंसेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो लिखो जरा, लिखो
According to Newland's law of octave, according to Newland's law of octave, according to Newland's law of octave, when elements are arranged in order of, when elements are arranged in order of, when elements are arranged in order of increasing atomic mass, increasing atomic mass, increasing atomic mass, there is a repetition, repeat करती प्रॉपर्टी पहला आठवां, there is a repetition, there is a repetition of the property, of the property of every eighth element, of every eighth element as compared to the given element. As compared to given element, कहने का मतलब है जो पहला एलिमेंट है और जो आठवां एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, जिसकी वजह से इसको हम कहाँ रखते हैं, फर्स्ट वाली के साथ रखते हैं। जैसे देखो, समझो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगला सोडियम आएगा। तो यहाँ सोडियम आएगा, इसका मतलब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, तो सोडियम कहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया। फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। ये रूल केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था। ये हमारे लाइटर एलिमेंट कहलाते हैं, हल्के तत्व एलिमेंट कहलाते हैं। इसके आगे जितने भी थे सब हैवियर एलिमेंट थे, वहां पर इनका न्यूलैंड का लॉ फेल हो गया था। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको लिखाता हूँ लिमिटेशंस क्या है इनकी। याद रखना, न्यूलैंड का लॉ केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था, इसके ऊपर वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आए वो सभी क्या हुए, वो हैवियर थे। और इनका मामला फेल कहाँ हुआ, इनका ये रूल फेल कहाँ हुआ, इनका रूल तब फेल हुआ जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई, क्योंकि इनर्ट गैसों को कहाँ रखा गया था, 8th ग्रुप में रखा गया। जल्दी से नोट करो बेटा, आगे बात समझ में पूरी, किसी को डाउट तो नहीं है? 8th ग्रुप लिखा गया है। हाँ बेटा सर 8th ग्रुप में कुछ नहीं लिखा गया है। 8th ग्रुप में सोडियम आया था, तो उसको अब पहले और 8वीं की प्रॉपर्टी सेम है, तो हमने 8 में जो आएगा उसको कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। और द हाइड्रोजन है हीलियम, भाई तो बोला हीलियम तो बाद में आया बेटा, इनकी डिस्कवरी के बाद हीलियम आया है, तभी तो इनका रूल फेल हुआ था। तो हीलियम इनर्ट गैस होती है, उसको 8वें पे रखा गया था, वो तो फेल हो गया था। ओके सर। सर ये कैल्शियम तो भी वैल्यू था। हाँ बेटा अभी लिखा रहा हूँ मैं आपको। नोट करो जरा, देखो लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।
limitations of Newland's law of octave. Limitations of Newland's law of octave. इनकी लिमिटेशंस क्या थी? तो लिखो बेटा पहला पॉइंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट बेटा, देखो actually this classification was successful only up to the element calcium. After that, every eighth element did not possess the same property ठीक है. For example, cobalt and nickel placed below chlorine had different properties. कहने का मतलब है कैल्शियम के अगर आगे जाओगे तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी. जब प्रॉपर्टी ही डिफरेंट हो गई तो ये रूल ही फॉलो नहीं करेगा इनका. अगला पॉइंट लिखो बेटा, लिखो when noble gas elements were discovered at a later stage, बाद में मतलब at a later stage, when noble gas elements were discovered at a later stage, their conclusion their inclusion, conclusion नहीं, inclusion, INCLUSION, their inclusion in the table disturbed the entire arrangement. कहने का मतलब क्या है? जैसे ही नोबल गैस आई तो इनका पूरा टेबल थी, पीरियोडिक टेबल थी, उसका पूरा इंटायर अरेंजमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया पूरा इंटायर अरेंजमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई सबकी, जिसकी वजह से उसका इंटायर अरेंजमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया. ठीक है ना? बात समझ आ गई बेटा? लिख गया?